गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम देखो हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैलस कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे हम देखते हैं कैलस कल्चर का हम देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। कैलस कल्चर का वर्गीकरण, इसको हिंदी में पात्रे कल्चर भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा। पात्रे कल्चर, पात्रे कल्चर का अर्थ है कि पात्र में कल्चर किया गया है। ठीक है, पात्रे में कल्चर किया गया है, संवर्धन किया गया है। पात्रे संवर्धन भी इसे हमें कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या वो हैं वर्गीकरण, ये कि हम क्यों क्यों या किस किस प्रकार से कैलस कल्चर कर सकते हैं, या फिर उसके आधार पर अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग अंगों के आधार पर कैलस कल्चर को क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहला है एकल कोशिका संवर्धन, सिंगल सेल कल्चर। एकल कोशिका संवर्धन, इसे बोला जाता है सिंगल सेल कल्चर। अगर हम किसी सिंगल सेल को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एकल कोशिका संवर्धन। ऐसा संवर्धन सामान्यतया निलंबन कल्चर में या लिक्विड मीडियम में किया जाता है, जिसे हम सस्पेंशन कल्चर भी कहते हैं। इसमें एक ही कोशिका से, एक ही कोशिका यानी सेल से, कोशिका यानी सेल से पूरा पादप तैयार किया जाता है। संपूर्ण पादप प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण पादप इसमें एक ही कोशिका से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओनली सिंगल सेल इज यूज्ड टू रेस न्यू प्लांट। ये कहलाता है एकल कोशिका संवर्धन यानी कि सिंगल सेल कल्चर। दूसरा होता है परागकोश संवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परागकोश संवर्धन यानी कि एंथर कल्चर। परागकोश संवर्धन यानी एंथर कल्चर। एंथर कल्चर में क्या किया जाता है, जो एंथर है प्लांट्स का, जो एंथर है, हम बात करें जैसे फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में सबसे बाहर तो है सेपल, फिर इसके अंदर पेटल, फिर इसके अंदर एंथर होते हैं, और सबसे लास्ट में बीच में इसमें जो होती है कार्पल होती है। ठीक है ना। तो ये स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन के सबसे ऊपर यहाँ पर एंथर यानी परागकोश उपस्थित होते हैं। एंथर यानी परागकोश यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर इन परागकोशों का संवर्धन किया जाए, एंथर का कल्चर किया जाए, तो वो कहलाता है एंथर कल्चर। परागकोश संवर्धित किए जाते हैं, संवर्धित किए जाते हैं। परागकोशों का संवर्धन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द्विगुणित पादप प्राप्त होते हैं। अगुणित, इसमें हैप्लॉइड प्लांट्स हमें मिलते हैं। अगुणित पादप प्राप्त होते हैं, पादप मिलते हैं, यानी कि जिनकी क्रोमोसोम संख्या केवल n के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो एंथर है, परागकोश है, ये खुद भी अगुणित होगा। ये खुद भी कैसा होगा? अगुणित होगा। अगर इसको कल्चर करेंगे और इससे कैलस बन जाएगा, और फिर कैलस से पूरा पादप बन जाएगा, तो पादप कैसा होगा? अगुणित पादप होगा। ठीक है ना, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट होगा। इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, एंथर्स आर कल्चर, एंथर्स आर कल्चर
पहली बात। और दूसरा, इससे हैप्लॉइड प्लांट्स रेज किए जाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स आर रेज्ड। इससे हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं। ये कहलाता है एंथर कल्चर। ठीक है। तीसरा, जिस तरह से एंथर का कल्चर होता है ठीक उसी तरह से ओवरी का कल्चर भी किया जाता है। उसी तरह से अंडाशय का या ओव्यूल कल्चर भी किया जाता है। अंडाशय या बीजांड कल्चर, बीजांड संवर्धन। अंडाशय यानी ओवरी या ओव्यूल कल्चर, वो भी इसी प्रकार से किया जाता है। उसमें अंडाशय का या बीजांड का कल्चर होता है, यानी ओवरी या ओव्यूल को कल्चर किया जाता है, और इससे भी अगुणित पादप प्राप्त होते हैं। अगुणित पादप मिलते हैं। क्योंकि जो ओवरी है, ये ओवरी भी हैप्लॉइड है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, तो इससे भी अगुणित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त होते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स या अगुणित पादप का मतलब है क्रोमोसोम संख्या n है। सामान्यतः कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n। ठीक है। लेकिन अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n ना हो के केवल n रहे तो वो कहलाता है हैप्लॉइड। अगर 2n है तो वो कहलाता है डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। और ये है हैप्लॉइड यानी अगुणित। और ये है द्विगुणित। ठीक है। द्विगुणित पादप का पूरा जो अंग होता है, पूरा पादप, उसके अंदर केवल एंथर और ओवरी को छोड़ के पूरा पादप जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। केवल एंथर और ओवरी जो जनन अंग होते हैं, इन जनन अंग को छोड़ के पूरा पादप जो है वो कैसा होगा, पूरा प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होगा। लेकिन एंथर यानी कि परागकोश और ओवरी यानी कि आपका अंडाशय, ये दोनों के दोनों जो होंगे ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। इससे इनसे अगर कैलस बनेगा और कैलस से अगर पूरा प्लांट बनेगा तो वो पादप जो होगा, प्लांट होगा, वो भी अगुणित ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा। तो परागकोश संवर्धन यानी एंथर कल्चर और अंडाशय यानी बीजांड संवर्धन यानी ओवरी और ओव्यूल कल्चर अगुणित पादप यानी हैप्लॉइड प्लांट्स को रेज करने के लिए किया जाता है। देख लीजिए आप इसको। इसके बाद आती है बारी फोर्थ, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन यानी कि एम्ब्रियो कल्चर। जो बीज के अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो को अगर कल्चर किया जाए तो वो कहलाता है भ्रूण संवर्धन यानी एम्ब्रियो कल्चर। इनसे भी संपूर्ण पादप प्राप्त किया जाता है, संपूर्ण पादप इनसे प्राप्त किए जाते हैं।
कंप्लीट प्लांट्स आर रेज्ड। कंप्लीट प्लांट्स आर रेज्ड, भ्रूण संवर्धन से। नेक्स्ट आता है विभज्योतक संवर्धन। अगला है विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन में मेरिस्टेम कल्चर। विभज्योतक संवर्धन यानी मेरिस्टेम कल्चर। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स जो हैं अगर उनको कल्चर करें तो वो कहलाता है विभज्योतक संवर्धन। अगर हम एक प्लांट की बात करें, ये प्लांट है, इस प्लांट का तना है, ठीक है, ये ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका सबसे ऊपर का पार्ट या इसकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों का सबसे आगे का पार्ट, जो टर्मिनल पार्ट होता है, शीर्षस्थ भाग, ठीक है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है, जिसे हम कहते हैं प्ररोह शीर्ष यानी कि शूट एपेक्स, और मूल शीर्ष यानी कि रूट एपेक्स। ठीक है, मूल शीर्ष यानी रूट एपेक्स और प्ररोह शीर्ष यानी शूट एपेक्स। इसके अलावा जहाँ भी बड होती हैं, जहाँ भी बड या हम जैसे बोल सकते हैं नोट्स जहाँ होती हैं, पर्व संधियाँ जहाँ होती हैं, वहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ये कक्षस्थ कलिकाएं ये कहलाती हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। एक्सिलरी मेरिस्टेम या एक्सिलरी बड भी इनको बोल देते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं। इन कक्षस्थ कलिकाओं में इन कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर मूल शीर्ष में, प्ररोह शीर्ष के अंदर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टाइप के सेल्स यानी विभज्योतक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। विभज्योतक कोशिकाएं पादप में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन की क्षमता रखती हैं, वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। दीज सेल्स आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन। ये मतलब क्या है कि ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं, लगातार इनमें कोशिका विभाजन होता रहता है। इसके अलावा पादप की सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उसके अलावा पादप की किसी कोशिका में कोशिका विभाजन कभी भी नहीं होता। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अगर कल्चर किया जाए, संवर्धन किया जाए, तो वो कहलाता है विभज्योतक संवर्धन यानी मेरिस्टेमेटिक संवर्धन। इसके लिए किन किन पार्ट्स को कल्चर किया जाता है, मैंने नाम लिख दिए, या तो और या फिर इन सभी को इसमें कल्चर किया जाता है। बुक में आपको ये कक्षस्थ कलिका की जगह हो सकता है लिखा मिल जाए किसी किताब में, कक्षस्थ कलिका की जगह लेटरल बर्ड्स या पार्श्व कलिकाएं। लेटरल बर्ड या पार्श्व कलिकाएं, इन्हें लेटरल बर्ड या पार्श्व कलिकाएं भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो सबसे एपेक्स पर है, शीर्ष पर है, वो कहलाती है शीर्षस्थ कलिका। इसे हम शीर्षस्थ कलिका भी बोल देते हैं। जो सबसे ऊपर होती है वो शीर्षस्थ कलिका या प्ररोह शीर्ष भी कहलाता है, और रूट के अंदर या एपिकल बड, एपिकल बड, कुछ भी नाम इनका हो सकता है। ठीक इस तरह रूट के अंदर भी शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बड होती है। ठीक है, जो रूट एपेक्स होता है उसमें भी शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बड होती है। हालांकि रूट में बड शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, बड केवल तने के अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि रूट में शीर्षस्थ, इसे विभज्योतक बोल देते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल, मैं इतने सारे नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है बुक, अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग नाम लिखा मिल जाए। इसे बोलते हैं पार्श्वस्थ, पार्श्व कलिका यानी लेटरल बर्ड। कई बुक में आपको एक्सिलरी मेरिस्टेम या कक्षस्थ कलिका या कक्षस्थ विभज्योतक या पार्श्व विभज्योतक कुछ भी लिखा मिल जाएगा, तो आप वो सारे सही मानना, ये मत सोचने कि ये अलग अलग नाम क्यों है, ठीक है ना। तो इन पार्ट्स का अगर कल्चर करें, इन पार्ट का अगर संवर्धन करें, तो उससे क्या होगा, हमारा जो
पूरा प्लांट हम रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण पादप प्राप्त किया जा सकता है, संपूर्ण पादप यानी कंप्लीट प्लांट यहाँ से भी हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बात क्लियर। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, ये आप बना लीजिएगा। इसके बाद हम एक और बात करते हैं आगे। देखो प्लांट में क्या है, सीड बनते हैं, बीज। इन बीजों के अंदर भ्रूण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इन बीजों से भ्रूण उत्पन्न होता है, भ्रूण का अंकुरण होता है यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इस एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेट होती है ये, यानी कि अंकुरण होगा। और जब अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, तो दूसरा प्लांट लेट बनेगा, इसे बोलते हैं प्लांटलेट यानी छोटा पौधा, ठीक है, या हिंदी में पादपक हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। ये तो साधारण प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसा भ्रूण जो होता है, ये जो भ्रूण है इसे सिंपली हम भ्रूण बोल देते हैं, या फिर यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ये गैमेटोजेनिक भ्रूण है, गैमेटोजेनिक एम्ब्रियो है, ठीक है ना। यानी क्यों, क्योंकि ये जनन कोशिकाओं से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अगर पात्रे संवर्धन विधि के द्वारा, ये क्या है, पात्रे संवर्धन, कैलस को कल्चर कर रहे हैं तो पात्रे संवर्धन, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं पात्रे संवर्धन, ठीक है ना। कल्चर मेथड के द्वारा या संवर्धन विधि के द्वारा अगर हम प्लांट के किसी भी पार्ट से भ्रूण को तैयार कर लें, किसको तैयार कर लें, भ्रूण को तैयार कर लें, तो वो कहलाता क्या है, कायिक भ्रूण। वो क्या कहलाएगा, कायिक भ्रूण, यानी कि वेजिटेटिव एम्ब्रियो। पादप के किसी भी कायिक भाग से जिस भ्रूण को तैयार किया जाता है वो कहलाता है वेजिटेटिव एम्ब्रियो, यानी कि कायिक भ्रूण। ये डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होगा यानी कि द्विगुणित होगा। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित, ठीक है ना। और इसका अगर कल्चर करें, इसका संवर्धन करें तो वो कहलाता है कायिक संवर्धन या कायिक भ्रूण संवर्धन। कायिक भ्रूण संवर्धन, वो क्या कहलाएगा, कायिक भ्रूण संवर्धन, यानी वेजिटेटिव एम्ब्रियो कल्चर, वेजिटेटिव एम्ब्रियो कल्चर। पादप के कायिक भाग से ये लिख लीजिए आप, सबसे पहले तो इसको बना लीजिएगा, ये जरूर बना लीजिएगा, ये जरूरी है, ठीक है। कायिक भाग से तैयार या तैयार नहीं, संवर्धन विधि द्वारा तैयार किया गया भ्रूण कायिक भ्रूण कहलाता है। कायिक भ्रूण कहलाता है,
ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट of from vegetative part of plant is known as vegetative embryo. इज नोन एज वेजिटेटिव एम्ब्रियो। इस वेजिटेटिव एम्ब्रियो को अगर कल्चर करें या संवर्धन करें तो वो कहलाता है कायिक भ्रूण संवर्धन। ठीक है, लिख लीजिए ये। known as vegetative embryo। नेक्स्ट है 7th प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जीव द्रव संवर्धन। जीव द्रव संवर्धन यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर यानी जीव द्रव संवर्धन, ये क्या होता है? देखिए, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है यानी कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति को अगर हम हटा दें तो जो बचेगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव। इस कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है सेल्यूलोज एंजाइम की, सेल्यूलोज नाम की शर्करा की। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, इन 3 मुख्य पदार्थों की ये बनी होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है ना, हम इन तीनों को अगर सेल के ऊपर से, कोशिका के ऊपर से हटा दें, रिमूव कर दें, तो हटाएंगे कैसे? सेल्यूलेज एंजाइम से। सेल्यूलेज एंजाइम से सेल्यूलोज हट जाएगा, ये सेल्यूलोज है, ध्यान रखना, दिस इज सेल्यूलोज, ये ओ है, ऐसे ही ये भी ओ है, सेल्यूलोज, और ये है ए, सेल्यूलेज। ठीक है, ऐसे ही हेमी सेल्यूलेज एंजाइम से हेमीसेल्यूलोज जो होगा वो हट जाएगा, और पैक्टिनेज एंजाइम से, पैक्टिनेज नाम का एंजाइम अगर हम काम में लें तो उससे पैक्टिन जो है वो हट जाएगा। जो बचेगा वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति हट गई, वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म, यानी कि
जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य को अगर संवर्धित किया जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीव द्रव्य संवर्धन यानी कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर यानी कि जीव द्रव्य संवर्धन। उसके बाद अपने आप जैसे जैसे कोशिकाएं, ये जीव द्रव्य जो है ये है तो कोशिका ही, केवल इसमें सेल वॉल ही नहीं है, तो जैसे जैसे इस कोशिका का विभाजन होगा ये कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, धीरे धीरे अपने आप वापस से सेल वॉल डेवलप हो जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा कैलस बन जाता है, फिर कंप्लीट प्लांट भी उससे बन जाता है। तो ये कहलाता है जीव द्रव्य संवर्धन। ये जब प्रक्रिया काम में ली जाती है जीव द्रव्य संवर्धन, जब दो अलग अलग प्रजाति के पौधों को आपस में मिला करके कल्चर करना हो, तो दो प्रजातियों का जीव द्रव्य ले लिया जाता है, एक और दो, दोनों का जीव द्रव्य ले लेते हैं और जीव द्रव्य को आसानी से हम फ्यूज़न करा सकते हैं, दोनों जीव द्रव्य जो है वो आपस में मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रक्रिया को प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। फिर इनको कल्चर कर लेते हैं, यानी कि जीव द्रव्य संलयन, जीव द्रव्य संलयन यानी कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है ना। इसका क्या लाभ होता है, मानिए चलो ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पादप है, इसकी प्रजाति अलग है, इसकी प्रजाति अलग है, तो नया जो पादप बनता है इससे कैलस बनेगा, कैलस से नया प्लांट बनेगा, ठीक है, तीसरा प्लांट, इसमें इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे, दोनों के गुण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ऐसों को बोलते हैं जीव द्रव्य संलयन। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य संलयन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसको करके और फिर हम इसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, फ्यूजन एंड कल्चर, जीव द्रव्य विलगन, संलयन एवं संवर्धन, ये प्रक्रिया होती है। आप इसको भी लिख लो। नेक्स्ट जो है लास्ट में है वो है सस्पेंशन कल्चर, 8वां। यानी कि निलंबन संवर्धन, सस्पेंशन कल्चर यानी कि निलंबन संवर्धन। निलंबन संवर्धन में क्या है, एकल कोशिकाओं को, एकल या विलगित कोशिकाओं को, एकल तो नहीं हो सकता, विलगित कोशिकाओं को तरल माध्यम में संवर्धित किया जाता है। संवर्धित किया जाता है, ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड सेल्स आर कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम,
इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, आइसोलेटेड सेल्स जो होती है उन्हें लिक्विड मीडियम में कल्चर करते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है निलंबन कल्चर यानी संवर्धन माध्यम। अब देखो इसे निलंबन कल्चर यानी संवर्धन माध्यम, वो सस्पेंशन कल्चर क्यों बोलते हैं? दो प्रकार की कंडीशन होती है। ये तो हुई तरल माध्यम, इसके अंदर सेल अगर नीचे डूबी हुई है, अगर सिंगल सेल डालेंगे तरल मीडियम है, तरल माध्यम है, लिक्विड मीडियम है, तो वो क्या होगी? अंदर डूब जाएगी। तो डूबने को क्या बोलते हैं? निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबन यानी सस्पेंशन, इसलिए इस कल्चर को बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। अगर ठोस है जैसे पेटी डिश है तो जो कैलस होगा वो सतह पर ग्रो होगा, वो ऊपर सरफेस पर ग्रो होगा। ठीक है ना, लेकिन उसको सरफेस कल्चर नहीं बोलते, उसको सिंपल कल्चर बोलते हैं। ठीक है, या पातरी कल्चर ही बोलते थे। और इस प्रकार के को बोलते हैं निलंबन कल्चर यानी कि सस्पेंशन कल्चर। तो ये 8 प्रकार का कल्चर हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से कैलस को रेज किया जाता है, किस प्रकार से कैलस कल्चर किया जाता है। ठीक है ना, ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, हम अब सस्पेंशन कल्चर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कल्चर की। यानी कि निलंबन संवर्धन। परिभाषा भी हमने लिख ली, अभी हमने परिभाषा लिखी है कि कोशिकाओं को, विलगित कोशिकाओं को अगर तरल माध्यम में कल्चर किया जाए, तरल माध्यम में संवर्धन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? निलंबन कल्चर। यानी कि इफ आइसोलेटेड सेल्स आर ग्रोज इन, if isolated cells are grows in culture medium, liquid culture medium, then this process is known as suspension culture. ठीक है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन तो हमने लिख ली। अब देखो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन कल्चर के बारे में बताया था 1953 में W.H. मूर, 1953 W.H. मूर 1953 में W.H. मूर, इन्होंने निकोटियाना टोबेकम और टेजेटिस इरेक्टा इनके कैलस को छोटी भागों में खंडित किया। निकोटियाना टोबेकम और टेजिटिस इरेक्टा। ठीक है, इसका जो कल्चर था, कैलस था, ठीक है ना, इस कैलस को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में बांट दिया। या खंडित कर दिया। खंडित करने के लिए क्या करते हैं? एंजाइम डालते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम, सेलुलेज और हेमिसेलुलेज, जैसे मैंने बताया था। क्योंकि
मुख्यतः पैक्टिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पैक्टिनेज जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिन जो होता है वो दो कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखता है। तो पैक्टिनेज एंजाइम अगर डालेंगे तो क्या होगा, वो कोशिकाएं जो होंगी अलग अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो इन्होंने, और उसके अलावा दूसरा काम क्या करते हैं कि जो हमारा माध्यम है उसको जोर जोर से हम शेक करते हैं, उसको हरित करते हैं, उसको हिलाते रहते हैं। तो उससे क्या होंगी, कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। सबसे पहले कैलस टूटता है, फिर कैलस के टूटने के बाद उनकी कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले छोटे टुकड़ों में खंडित करके निलंबन माध्यम पर वृद्धि देखी थी। ठीक है ना, छोटे टुकड़ों में खंडित करके निलंबन माध्यम पर इन्होंने वृद्धि देखी। इन्होंने क्या किया, जो कैलस की सेल्स थी उन कैलस को सबसे पहले लिक्विड मीडियम में डाला, और लिक्विड मीडियम में उनने साथ में साथ पैक्टिनेज एंजाइम भी डाल दिया और उसको लगातार शेक किया, हिलाया। तो कैलस की जो सेल्स थी वो अलग अलग हो गई और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई, उसके बाद उसमें ग्रोथ हुई। इसको हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। ब्रेक द कैलस and observe the growth in suspension culture। सस्पेंशन कल्चर या सस्पेंशन मीडिया, सस्पेंशन मीडियम। ठीक है, इन्होंने कैलस की सेल्स को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसकी जो सेल्स थी उन सेल्स को सस्पेंशन मीडियम में ग्रोथ करते हुए ऑब्जर्व किया। ये काम किया था W.H. मूर ने। इसके बाद इसी काम को आगे बढ़ाया F.C. स्टीवर्ड और E.M. स्टेंज। नाइनटीन 1956 में इन्होंने जो पौधे का उपयोग था वो था धतूरा, डाउकस कैरोटा। गाजर, धतूरा नहीं गाजर, डाउकस कैरोटा। डाउकस कैरोटा यानी गाजर। इन्होंने क्या किया, मूल से करतों तक लिया और करतों तक को लेकर के उसको निलंबन कल्चर में कल्चर किया। ठीक है, इन्होंने डाउकस कैरोटा से मूल से यानी कि रूट से करतों तक यानी एक्सप्लांट लिया, ठीक है, और तरल माध्यम में संवर्धित किया। ठीक है, यानी कि लिक्विड मीडियम में उसको कल्चर लिया। डाउकस कैरोटा से इन्होंने रूट से एक्सप्लांट लिया और उसको लिक्विड मीडियम में कल्चर किया। F.C. स्टीवर्ड और E.M. स्टेंज ने। 1980 में F. किंग ने F. किंग इन्होंने रिपोर्ट किया कि अगर एक्सप्लांट को अलग अलग, एक्सप्लांट के सेल्स को अलग अलग करके अगर लिक्विड मीडियम में सस्पेंशन मीडियम में अगर ग्रोथ कराया जाए तो कोशिकाओं में बहुत पहले ही मेटाबॉलिक और यानी उपापचयी और ग्रोथ संबंधी क्रियाएं होने लग जाती हैं। अगर इन्होंने क्या कहा, अगर
कर्तोतक को कर्तोतक की कोशिकाओं को अलग अलग करके तरल माध्यम में वृद्धि करें, तरल माध्यम में कल्चर करें, संवर्धन करें। तो उपापचयी व वृद्धि संबंधी क्रियाएं जल्दी होती हैं। ठीक है, वृद्धि संबंधी क्रियाएं जो है वो जल्दी से हो जाती हैं, यानी कि इफ cells of explant are separated and culture in liquid media या suspension media, then growth and metabolic activities are fast. ठीक है, यानी कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो बढ़ जाएंगी या पहले के मुकाबले तेज़ी से होने लग जाएंगी अगर सस्पेंशन कल्चर किया जाए तो। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, आज की क्लास तो हम यही कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। कल हम सस्पेंशन कल्चर करने के मेथड विधि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही ख़त्म कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। थैंक यू।